साहब बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। आज तकरीबन 2 साल के बाद हाउस में बात करने का मौका मिला है, आपका बहुत मशकूर हूं। ये कुछ माहौल तकलीफ दे तो नहीं है असेंबली का, कोई गाली गलोच नहीं है, किसी ने किताब नहीं मारी, अवाम की बात हो रही है। यही बात हम 3 साल से कह रहे हैं। ये हाउस अवाम की तकलीफ की बात करने के लिए, इश्यूज की बात करने के लिए है। आपके मोहतरम वालिद साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैं यही असेंबली उनके साथ रहा हूं, और इस असेंबली में एक वो शख्स थे जो रूल्स को जानते थे, आइन को जानते थे, और एक भावलपुर से, उनका क्या नाम मैं भूल गया हूं, सैफुल्ला, नहीं डॉक्टर, हाँ डॉक्टर सैफुल्ला साहब, ये हजरात इस हाउस को जानते थे, ये हाउस कैसे चलता है, कैसे चलना चाहिए, इसकी क्या रवायात हैं, किस तरह ये हाउस चलते हैं, उनका मकसद क्या है। तो मुझे बड़े अफसोस होता है कि, और ये मामला स्पीकर का होता है, मैं मादरत से कहता हूं, ये नाकामी कामयाबी हाउस का चलना ये स्पीकर की कामयाबी या नाकामी होती है। उसमें अगर स्पीकर साहब हाउस ना चला सके, एतमाद ना बहाल कर सके मेंबरों का, तो फिर ये हाउस नहीं चलता, फिर अवाम के मसाइल रह जाते हैं। इस हाउस में आपके सामने आप भी मौजूद थे, यहां पर वफाकी वज़रा हुकूमती बेंचेस से लीडर्स ऑपोजिशन के दौरान हमला किया गया, पूरे मुल्क ने देखा है। जो गाली गलोच हुई, जो किताबें मारी गई, वो सबके सामने है। और यहां पर हम में से कोई भी एक लफ्ज उसके बारे में अफसोस करना कह सका, स्पीकर साहब कुछ ना कर सके। इसी हाउस के एक मेंबर ने स्पीकर साहब को जूती मारने की धमकी दी, स्पीकर साहब उसका भी कुछ ना कर सके। ये बात यहां पे पहुंच गई। हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर हाउस रात 12 बजे तक चला है, कोई इजाफी खर्चा हुआ है, कोई नुकसान हुआ है मुल्क का, कोई तकलीफ हुई है। मुल्क के बारे में बात की है ना, किसी ने कहा महंगाई हो गई है, किसी ने कहा हुकूमत बड़ा अच्छा कर रही है, किसी ने कहा जी बुरा कर रही है। अवाम को फैसला करने दें। पूरा पूरा साल गुजर जाता है, यहां पर अवाम की बात नहीं हो सकती। हाउस में मामलात अपोजिशन लेकर आती है, एडजर्नमेंट मोशन आते हैं। एक एडजर्नमेंट मोशन भी 3 साल में एडमिट नहीं हो सका, उस पर डिबेट नहीं हो सकी है। हम क्या कर रहे हैं? ये जो मामलात हैं, ये कुर्सी जिसमें आप बैठेंगे, ये तमाम कुर्सियां, चाहे उधर बैठे हो, यहां बैठे हो, वहां बैठे हो, इखलाकी बरतरी की बुनियाद पर चलती हैं। ये कुर्सी आपको कोई इज्जत नहीं देती, आपको कुर्सी को इज्जत देना होती है। ये हम सबकी नाकामी है कि आज ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आज स्पीकर साहब इस हाउस को चलाने में नाकाम है। ना हुकूमत का बेंच सुनता है, ना अपोजिशन सुनती है। जब हालात ये हो जाए, फिर एक ही बाइज्जत रास्ता रह जाता है। वो अगर आपके वाले साहब जिंदा होते तो स्पीकर साहब को जरूर बताते, हम बताएंगे तो नाराज हो जाएंगे। अब देखिए स्पीकर, ये चेयरमैन साहब, मामला यहां पर रुकेगा नहीं। ये जो किताब मारी गई, चाहे वहां से मारी गई, यहां से मारी गई, ये इस मुल्क में जमहूरियत को मारी गई। और आप देखेंगे कि एक दिन आएगा, ये टीवी पर ये प्रोग्राम चलेंगे, ये फिल्में चलेंगी, जनाब ये जमहूरियत है। इस जमहूरियत से तो बेहतर आमरीयत है। ये कहा जाएगा, आप भी सुनेंगे और मैं भी सुनूंगा। हम 4-5 दफा सुन चुके हैं, आपने भी शायद 2-3 दफा सुना हो। आज सिर्फ कोशिश यहां पर ये, और मैं एक और बात कहूंगा कि मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा। आप जो अफराद यहां हमलावर थे और गालियां निकाल रहे थे,
उनके नाम जरा अपने पास लिख लें। ये तमाम, मैं नहीं कहूंगा 90% से ज्यादा वो लोग थे जिनको इस हाउस में नहीं होना चाहिए था। आप मेरी बात समझ लें। ये हक अदा कर रहे हैं जो तोहफा उनको दिया गया है। और ये बात यहां पर सदारती निजाम की चलती है। जब ये हमला हुआ सोशल मीडिया पर क्या बात चली, सदारती निजाम लाया जाए, ये पार्लियामानी निजाम फेल है। ये मुल्क टूटा सदारती निजाम में था। ये मुल्क नहीं चल सकता सदारती निजाम में। इस हाउस में ये हिम्मत होनी चाहिए, चाहे उधर बैठे या यहां बैठे हैं, एक रेजोल्यूशन पास कर दे। ये सदारती निजाम को एक दफा और हमेशा के लिए दफन कर दे इस मुल्क में। हमारा आईन पार्लिमानी है, हमारा आईन पार्लिमानी है। आपने भी ओथ उठाया, मैंने भी उठाया कि आईन का दिफा करूंगा। तो जो आईन तोड़ेगा, जो सदारती निजाम की बात करेगा, उसके खिलाफ बात करना मेरा फर्ज है। ये ऑप्शन नहीं है, चाहे आप वहां बैठे हो यहां बैठे हो। ये मामलात हैं, जरा संजीदगी से इन मामलात को देखने की जरूरत है। मैं स्पीकर साहब, बजट पढ़ा है, कुछ तजर्बा अल्लाह ताला ने दिया है इन हाउसेज में बैठने का, बजट पढ़ने का। ये पहली बजट स्पीच थी, पहला बजट है जिसमें गरीब आदमी का जिक्र तक नहीं है। आप पूरी किताबें देख लें, आपको गरीब आदमी की बात नहीं मिलेगी। बात ही कर देते यार, झूठ ही बोल देते कि हम रिलीफ देंगे। आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या वो मसला ये है कि ख्वातीन कपड़े ठीक नहीं पहनती हैं तो मर्दों के जज्बात उभर जाते हैं? ये हमारा मसला है। आज मुल्क का मसला महंगाई है। वजीर खजाना ने महंगाई की बात की, किसी और वजीर ने महंगाई की बात की? क्या मुल्क में महंगाई नहीं है? 15% सालाना देही इलाके में, आपका ताल्लुक भी देही इलाके से है, हम सबका ताल्लुक देही इलाके से है। 15% सालाना देही इलाके में अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमत बढ़ रही है। इस मुल्क में कभी 2% से ऊपर नहीं गई थी। किसी को फिक्र है? किसी को परवाह है? मैं वज़ीर खजाना से पूछना चाहूंगा कि आप आटे की कीमत कम कर सकते हैं? क्या आप चीनी की कीमत कम कर सकते हैं? क्या आप घी की कीमत कम कर सकते हैं? क्या आप पत्ती की कीमत कम कर सकते हैं? क्या आप दूध की कीमत, दूध तो बढ़ा दिया, दूध पर टैक्स लगा दिया वज़ीर खजाना ने। दाल की कीमत कम कर सकते हैं? बिजली की कीमत कम कर सकते हैं? गैस की कीमत कम कर सकते हैं? पेट्रोल की कीमत आप कम कर सकते हैं? पेट्रोल तो अगर ये बजट के अहदाफ पूरे होंगे तो कम से कम 30 रुपए तो यहीं से बढ़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं किताब, ये किताब कह रही है 30 रुपए पेट्रोल और डीजल बढ़ेंगे। तो फिर मैं बात करूंगा सरकारी मुलाजमीन की। ये कोई सियासी बात नहीं है। सरकारी मुलाजमीन का हम पर हक ज्यादा है क्योंकि ये हमारे मुलाजिम हैं। अगर प्राइवेट इदारे के होते तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, वहां भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम महंगाई ना होने दें। लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन है ये हमारे मुलाजिम हैं। आप इस महंगाई में आप 10% एडहॉक रिलीफ दे रहे हैं। वज़ीर खजाना साहब बैंकर हैं, जरा हिसाब लगा लें कि ये जो क्लास 4 मुलाजिम हैं इनकी तनख्वाह में कितना इजाफा होगा। और मैं पूरे वसूख से कहता हूं कि वो सारे का सारा इजाफा
जो आप आईएमएफ के तहत इस साल के अंदर बिजली बढ़ाएंगे, जो इस बजट में नहीं है, वो इजाफा उस बिजली के इजाफे से कम होगा। ये पहली हुकूमत है, पहली दफा है मुल्क में कि सरकारी मुलाजिम जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे चला गया। आप किसी पैमाने पर नाप लें, ये कभी इस मुल्क में नहीं हुआ। एक बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजिम सतह गुर्बत से नीचे गया है। इसके बारे में कोई बात वज़ीर खजाना ने की है? मैं मशकूर हूं वज़ीर दिफा का, जिन्होंने एक नया इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट मुल्क को दिया है। बुजुर्ग सियासतदान हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, तजर्बा भी रख रहे हैं बहुत सी जमातों का। तो वो उन्होंने कहा जी कि ग्रोथ जो है वो इन्फ्लेशन से आती है, यानी अफराद ज़र होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। ये हाउस में कहा, मैं कोई गलत, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे दोस्त हैं, ये एहसन इकबाल साहब बैठे हैं और भी लोग हैं। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन इन्फ्लेशन लेड ग्रोथ होती है जी। इन्फ्लेशन लेड ग्रोथ नया कॉन्सेप्ट इकॉनमी का दिया गया है, वजीर दिफा ने दिया है। और ये वजीर दिफा उस महकमे के वजीर दिफा हैं जिसके अपने बजट की अफादियत इन 3 सालों में कम अज कम 30% कम हो गई। अफराद ज़र से, डिवैल्यूशन से आज इफेक्टिवली हमारा डिफेंस बजट 2018 के मुकाबले में 30% कम है। तो ग्रोथ तो आ गई, लेकिन मुल्क का दिफा कमजोर है, नहीं है, वो बेहतर जानते। मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जनाब, ये बातें तो बहुत सारी करनी होती हैं, लेकिन आप टाइम की तरफ देखते रहते हैं। मैं गुजारिश ये करूंगा कि इस साल तखमीना है 5800 अरब आमदन का, और ये 1800 अरब ये तकरीबन 1900 अरब का इजाफा है 2018 के मुकाबले में। 3 साल में या 4 साल में हमने 1900 अरब का इजाफा किया है। इन 4 सालों में हमने 1200 अरब के नए टैक्स लगा चुके हैं। इस साल भी मेरा अंदाजा है कि 500 से 600 अरब के आपको नए टैक्स लगाने पड़ेंगे। तो खजाना नहीं मानेंगे, अल्लाह ना करे लगे, मेरा अंदाजा ये है, जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है। अब ये अजाफी टैक्स भी लगे, डॉलर भी 35% गिर गया, अफराद ज़र भी 10% से ऊपर रही, 3 साल हुई, 4 साल भी। उसके बावजूद भी आप कुछ भी ना करें ना, अगर आप सिर्फ हुकूमत सही चलाते रहें तो आप 5800 में पहुंच जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब एफबीआर बंद कर दें, सब बंद कर दें, ये सब वजीर घर भेज दें, आप ये फिर भी कर लेंगे, लेकिन ये हदफ नहीं होने लगा। इसलिए कि मैंने आपको पहले कहा कि 600 अरब तो आना है पेट्रोल पर टैक्स से, जिसको आज 3 रुपए 75 पैसे है, हमने 30 रुपए करना है। फिर जो वज़ीर खजाना ने हमें एक और कॉन्सेप्ट दिया, मैं उनका भी मशकूर हूं। जो हमारी तालीम इस हाउस में होती है गालियों के अलावा, वो जो इकोनॉमिक एजुकेशन भी हमारी हो रही है, वो भी एक मेरे लिए एक एजुकेशन है। उन्होंने वज़ीर खजाना ने कहा कि मुल्क जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे चलते हैं। हम 74 साल से सुन रहे थे कि डायरेक्ट टैक्सेशन पे कोशिश करनी चाहिए, मुल्क कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ जाए। हमारे वज़ीर खजाना ने कहा कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन होनी चाहिए, हम उनके साथ चल पड़े, और उनका बजट इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। उनका बजट ये कह रहा है, वहां पे इजाफा सारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन में है। सेल्स टैक्स को बढ़ाकर और इन्फ्लेशन से जो आएगा वो सारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। ये कौन अदा करते हैं? गरीब आदमी अदा करते हैं। अगर आप डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करते हैं
और अगर हम वाकई मुखलिस हैं इस मुल्क के अवाम से, अपने आप से, इस ऐवान से, तो फिर मैं वज़ीर ख़ज़ाना से गुजारिश करूंगा कि वो अफराद जो इस हाउस से उठते हैं, जिनको मैं रोज देखता हूं, यहां से उठते हैं, 5 करोड़ की गाड़ी में बैठते हैं, 50 करोड़ के घर में जाते हैं, जिनके बिजली के बिल 3-3 लाख रुपए महीना है, 1 रुपया टैक्स नहीं देते। क्या ये वज़ीर ख़ज़ाना का बजट है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जिस मुल्क की काबीना के टेबल पर बैठे हुए लोग टैक्स ना देते हो, इस हाउस में बैठे हुए लोग टैक्स ना देते हो, जो अपने लाइफस्टाइल को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो पैसे कहां से लाते हैं खर्च करने के लिए, कि जो पैसा आप कमाते हैं उसमें एक हिस्सेदार हुकूमत पाकिस्तान होती है, और ये कोई ऑप्शन नहीं है कि मेरी मर्जी है टैक्स दूं, मेरी मर्जी है टैक्स ना दूं, ये कानून है। आप किताब मंगा लेना, इस मुल्क में सिर्फ एक तबका है जिसके टैक्सेस पब्लिक किए जाते हैं, छपते गैजेट ऑफ पाकिस्तान में, वो पार्लियामेंटेरियन है। ना किसी जज के छपते, ना किसी जर्नैल के छपते हैं, ना किसी कारोबारी आदमी के छपते हैं, ना किसी ब्यूरोक्रेट के छपते हैं। कि सिर्फ मैं और आप जो है हमारे नाम के साथ लगाया जाता है, इस आदमी ने ये टैक्स दिया है। तो अगर हम खुद टैक्स नहीं देंगे तो हम किसी पर टैक्स कैसे लगा सकते हैं? ये बुनियाद होता है टैक्सेशन का। जिस पार्लियामेंट के मेंबरान खुद टैक्स ना देते हों, वो कैसे टैक्स लगाएंगे इस मुल्क के अवाम पर? उनको क्या कानूनी अखलाकी जवाब उनके पास है टैक्स लगाने का? कोई जवाब नहीं है। ये चीजें जब आप समझेंगे फिर ये मुल्क आगे बढ़ेगा। तो मेरी वज़ीर साहब गुजारिश है कि हुकूमती बेंच छोड़ दें, अपोजिशन शुरू कर लें। यहां के हर आदमी को बुलाकर एफबीआर पूछे कि यार ये तुम्हारे खर्चे ये हैं, और पाकिस्तान में हर आदमी के खर्चे विजिबल हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ती है। हर आदमी क्या खर्च करता है, बिजली का बिल देता है, क्या उसके खराजात हैं, ये हुकूमत के पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो पूछिए जरा इस ऐवान के लोगों से कि आप टैक्स देते हैं या नहीं देते, और नहीं देते तो क्यों नहीं देते, और अगर नहीं देते तो आपको क्या जवाब है दूसरों पर टैक्स लगाने का? क्या अखलाकी आपके पास जवाब है? मैं मुल्क के बारे में चंद मोटी मोटी बातें कर दूंगा। हमारा मुल्क 313 अरब 2018 में कमाता था, इस साल 296 कमाएगा। ये हमारी कामयाबी है कि 3 साल के बाद अगर मैं आज के जो नंबर्स हैं सबको कबूल कर लेता हूं, जो काबिल कबूल नहीं है फिर भी कबूल कर लेता हूं, तो 2018 में पाकिस्तान की जीडीपी 313 अरब थी, आज 296 अरब है। अगर उसी सतह पर हम तरक्की करते रहते आज 370 अरब होती। ये हमने कमाया है पिछले 3 साल में। अगर इस साल के अहदाफ हम पूरे करते हैं, ये जाके 313 अरब के करीब होगी। यानी 4 साल के बाद हम उसी आमदन पर खड़े होंगे जहां पर हम 4 साल पहले थे। जिस तरह हमारे क्लास 4 के मुलाजिम हैं, आज उनकी कुव्वत खरीद जो है वो 4 साल से कम है, 4 साल पहले से कम है। यही मामलात आज उनके हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने हमें नहीं बताया गर्दिशी कर्जा क्या है, वो नहीं बता सके। पहले क्या था आज क्या है, ये नहीं बता सके कि मुल्क के कर्जे कहां पे पहुंच गए हैं। हमें तो लोग बताते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी तो जो इससे पहले 71 साल के कर्जे थे वो दुगने हो जाएंगे। ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। वज़ीर ख़ज़ाना बता दें अगर ये गलत है तो कहते कि नहीं ये गलत बात है। और बड़ी अजीब अजीब बातें जो कि हमारी समझ से कम बाहर हैं।
वज़ीर खजाना ने फरमाया कि बम्पर क्रॉप है मुल्क के अंदर, इतनी एग्रीकल्चरल कामयाबी पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। कल काबीना ने गंदम इंपोर्ट की इजाजत दे दी। 27 मिलियन टन अगर प्रोडक्शन हुई है तो आप गंदम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्या वो बाहर से गंदम बेहतर आती है, उसकी चपाती अच्छी बनती है, हमारी गंदम अच्छी नहीं है? चीनी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादा मीठी चीनी। पहले इंडिया से कोशिश की, उधर नाकाम हो गए, अब बाहर से किसी और से ले लेंगे। वो चीनी बेहतर है। कॉटन की इंपोर्ट रिकॉर्ड सतह पर है, इसका कोई जवाब है? ये सारा तमाशा, ये जो बातें हैं, इसका सिर्फ पीछे एक मकसद होता है। ये जो कर रहे हैं मैं उनको भी जानता हूं, वो आज के नहीं कर रहे, काफी अरसे से कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इस वक्त जो ग्रोथ दिखाई जा रही है उसका 2.5% के करीब है। तो अगर ये क्रॉप्स नहीं दिखाएंगे तो वो ग्रोथ नहीं बनती। तो अब ये क्रॉप्स दिखाकर, लेकिन उसकी हकीकत जब आपको शॉर्टेज आ गई, इंपोर्ट करना पड़ गया, अगर मुल्क में बम्पर क्रॉप्स होते तो चीनी की कीमत भी गिर जाती और आटे की कीमत भी गिर जाती। लेकिन यहां कीमतें भी बढ़ रही हैं और इंपोर्ट भी कर रहे हैं और हैं बम्पर क्रॉप। ये कामयाबी दुनिया में और मुल्क हासिल नहीं कर सका, हमने कामयाबी हासिल की है कि ये सोना उगलती जमीनें भी हमारा पेट ना भर सकी, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। ये मामलात मुल्क के, आपने उस दिन चोर का लफ्ज हदफ कर दिया, कोई आदमी तकरीर कर साहब ने चोर का आपने लफ्ज हदफ कर दिया, तो मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता। और मुझे अफसोस हुआ कि आपने हदफ कर दिया। कि सारे वफाकी वजीर क्या बात करेंगे, इनको तो लफ्ज ही एक आता है। आप चोर का लफ्ज हदफ करें, आधा रिकॉर्ड असेंबली का हदफ हो जाएगा पिछले 3 साल का। स्पीकर साहब को बता दें, हदफ कर दें ये लफ्ज। अब मैं झूठ का लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करूंगा, वो भी हदफ होना चाहिए। तो मैं गलत बयानी का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। गलत बयानी को मौसर बनाने का तरीका ये होता है कि बहुत बड़ी गलत बयानी करो, कसरत से करो और बार बार करो। आज ये हुकूमत यही कर रही है। हर वजीर जो है, वज़ीर आज़म जो है, जो आदमी यहां तकरीर करने उठता है, उसकी तकरीर की 3 खासे हैं। गलत बयानी करो, बड़ी करो, कसरत से करो और बार बार करो। और फिर इसका असर यह होता है कि आदमी खुद यकीन करना शुरू कर देता है, खुद यकीन करना शुरू, अपनी गलत बयानी पर खुद यकीन करना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत से बुजुर्गों का यहां पर, बुजुर्गों ने 1-1 घंटे की तकरीरें की हैं, उनका मैं बहुत मशकूर हूं, सबक हासिल होता है। लेकिन खासा यह है कि इकॉनमी पर, फाइनेंस पर वो वजीर तकरीर कर रहे हैं जिनको उसी मिनिस्ट्री से निकाला गया। जिस मिनिस्ट्री से आप नाकामी पर निकाले गए, उसके बारे में हमें लेक्चर दे रहे हैं। बिजली और गैस पर वो तकरीर कर रहे हैं जो उस मिनिस्ट्री से निकाले गए। भाई हमने तो नहीं निकाले यार, आपके वज़ीर आज़म ने आप लोगों को नाअहली में निकाला है, लेकिन आकर हमें यहां लेक्चर देते हैं। 3 साल ये लोग वजीर रहे हैं और यहां पर आकर वही तकरीरें जो पहले दिन करते थे आज भी वही कर रहे हैं। 3 साल में कुछ सीखा है आपने?
कोई किताब पढ़कर देखी है आपने? कोई फाइल पढ़कर देखी है? तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस काबीना की सबसे, और मैं बार बार ये बात करता हूं, कोई सुनता नहीं है, सबसे कामयाब वजीर खातून है, उनको नहीं निकाला गया। उनका नाम भी मैं नहीं लूंगा, लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन ऐसे वजीर को आपको वजीर खजाना बनाना चाहिए। कम से कम ये लेक्चर तो नहीं मिलेंगे ना। आप नौकरियों से निकाले गए और उसी बात पर आकर लेक्चर दे रहे हमें। यार कुछ शर्म होती है। ये रीशफल एक चीज होती है, रीशफल। रीशफल क्या होता है? मैं इस वजारत में नालायक था, आप मुझे उस वजारत में भेज दिया, मैं वहां पर जाके नालायक ही होऊंगा ना, कि बेहतर हो जाऊंगा। जो तो भाई मैंने यहां किया वो वजारत में कर दूंगा। ये हालात हैं इन वज़रा के जो यहां लेक्चर देते हैं। तो मैं आखिर में गुजारिश कर दूं, जो मैं पेट्रोलियम का वजीर भी रहा, एनर्जी का वजीर भी रहा, और मुझे इस बात का फख्र है कि हमने इस मुल्क की एनर्जी के मसाइल को हल किया। तो यहां पर दूसरा, क्योंकि किसी को आता जाता ना, वो उसको जो लिख के दे दे वो पढ़ देता है। वज़रा दो बातें करते हैं जी, बिजली बहुत ज्यादा लग गई है और बड़ी महंगी लग गई है। और मैंने हमेशा कहा है, फिर पर्चा दर्ज कराओ, मैं हाजिर हूं। रिकॉर्ड आपके पास है, असेंबली में आप डिबेट करा नहीं सकते, आप पर्चा दर्ज करा दें। नैब भी है, FIA भी आपके पास है। कोशिश आप बहुत कर चुके हैं, मिला आपको कुछ है नहीं, वो भी कर लें। मैंने जिस दिन बजट था उस दिन गर्मी थी, मैंने एक आदमी को कहा, यार आज का डेटा तो जरा भेजो, डेटा क्या है, आज मुल्क में बिजली कहां बन रही है, क्या बन रही है। तो उसने बताया जी कि आज डिमांड 27,000 से ज्यादा है, और 27,000 से ज्यादा होती है तो वो 30,000 भी हो सकती है। मुल्क में 24,000 बिजली बन रही है उस दिन। ये 11 जून को 12:30 बजे का डेटा है। लेस्को के अंदर 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। सबसे जो कामयाब डिस्को है, लेस्को, ISCO भी है, लेस्को बड़ा वो है, 6.5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। उस दिन हाइडल जनरेशन जो थी पानी की, वो 6,000 मेगावाट थी। इन 6,000 में से 1,400 मेगावाट एक आदमी जिसे हमने अदालतों में जजों को ब्लैकमेल करके कन्विक्ट कराया, उसकी लगाई हुई थी। उसका नाम मैं नहीं लूंगा, आप खुद समझ लें, क्योंकि नाम लेने से भी लोग नाराज होते हैं। वाइंड अप प्लीज जी। न्यूक्लियर 2200 जनरेट हो रही थी, उसमें से भी 1,300 उसी आदमी की लगाई हुई थी। मैं या LNG बड़ी महंगी हो गई, बड़ी महंगी LNG ले ली है जी, टर्मिनल बड़े महंगे लग गए यार, पर्चा दर्ज कराएं। उस दिन 3200 मेगावाट बिजली वो थी जो इस मुल्क में LNG ना होती तो ना चल रही होती, गैस नहीं थी। मैं नाम गिन देता हूं, नंदीपुर, कैपको, रॉश जो हमारे वजीरे एक्सपोर्ट कॉमर्स की है, फौजी कबीर वाला, ओरिएंट पावर जो सबका वजीरे पेट्रोलियम की है, सैफायर, हॉलमोर, ये 3200 मेगावाट उस दिन चल रही थी। अगर LNG ना होती तो ना चलती। 3300 मेगावाट 3 बड़े प्लांट जो हमने लगाए LNG पर चलते हैं, वो बना रहे थे, विक्की, हवेली, बहादुर शाह, बलोकी। और ये इनमें से 2 प्लांट वफाकी हुकूमत के हैं, वो हैं जिनको आप बेचकर इस बजट के, इस किताब के अंदर 250 अरब रुपया कमाना चाहते हैं, और खसारे में कमी वो 250 अरब से होगी। और मैं आज कह देता हूं कि ये कभी नहीं बिकेंगे, वो 250 अरब भी आपको नया कर्जा लेकर इस मुल्क के अवाम पर डालना पड़ेगा। 3600, ये 3300 भी उसी आदमी के लगाए हुए थे जो जिसको ये वहां वज़ीर आज़म साहब खड़े होकर गालियां निकालते रहे और स्पीकर साहब चुप बैठे रहे, उसी आदमी। ये 3300 मेगावाट भी नया उसका लगाया हुआ है।
3600 कोल पर लगा हुआ है ब्रांड न्यू पावर प्लांट, जो पाकिस्तान के अगले 20 साल सस्ती तरीन बिजली बनाते रहेंगे। ये हमें चीन ने लगाकर दिए। चीन का नाम लेना भी आजकल गुनाह समझा जाता है, सीपेक का नाम लेना भी गुनाह है। साहिवाल पोर्ट कासिम हब, ये सीपेक के प्लांट है। ये उस दिन 3600 मेगावाट बना रहे थे, सस्ती तरीन। एंग्रो थर जो हमने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर लगाया, वो उस दिन 600 मेगावाट बना रहा था पाकिस्तान के अपने कोयले से। तो 10,700 मेगावाट जिस दिन बजट पेश हुआ है मोहम्मद नवाज शरीफ का लगाया हुआ मुल्क में चल रहा है। कोई माई का लाल ले ना 10,000 मेगावाट, 1 मेगावाट हुकूमत ने लगाया है। आज भी शॉर्टेज है। अगर ये 10,000 मेगावाट ना लगा तो 12 घंटे की इजाफी लोड शेडिंग मुल्क में होती, 16-18 घंटे की लोड शेडिंग इस मुल्क में होती। आज कोई मेडल नहीं चाहिए, हमारा काम था, हमने करके दिया है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि वहां उस दिन इसकी क्या वजूहत है पता करना चाहिए। गुद्दू के अंदर एक पावर प्लांट है 747 उसे कहते हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में मुशर्रफ दौर में शुरू हुआ, इनके दौर में हमने मुकम्मल किया। सबसे सस्ती तरीन बिजली पाकिस्तान में बनाता है क्योंकि उसकी अपनी गैस है जो बहुत सस्ती है। वो उस दिन बंद था। वाइंड अप प्लीज जी। क्यों बंद था इसका कोई पता नहीं है। तो जो सस्ते प्लांट थे जिसमें मुजफ्फरगढ़ हब और जामशोरो जो बकौल गुजरा के सस्ते प्लांट हैं, वो उस दिन बंद थे। क्यों बंद थे ये किसी को इल्म नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा, स्टेट बैंक की क्वार्टरली रिपोर्ट इस ऐवान में आती है, सेकंड क्वार्टरली रिपोर्ट अभी आई है, उसमें 32 सफे का सप्लीमेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इस मुल्क, और उसके सफा नंबर 104 में लिखा हुआ है कि 17 तक 3 साल में पाकिस्तान में एलएनजी की वजह से बिजली बनाने में 234 अरब रुपया पाकिस्तान का बचा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, स्टेट बैंक कह रहा है। तो यह स्टेट बैंक, झूठ का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, गलत बयानी कर रहा है, या ये साबका वजीर जो निकाले गए ये सब गलत बयानी कर रहे हैं। एक इनमें से गलत बयानी कर रहा है कि फैसला कर लें। रिपोर्ट इस हाउस की मलकियत है। मैं जनाब आपका बहुत मशकूर हूं। बातें बहुत सी कर सकते हैं, मैं आखिर में 2-3 बातें। खारजा पॉलिसी किसी मुल्क पर बड़ी असरअंदाज होती है। 30 मिनट हुए हैं। मेरे विप साहब बड़े सख्त हैं। आज मुझे इन्होंने डांटा भी है, कि तुम लेट क्यों आए हो। तो ये भी मुझे घूर रहे हैं कि तुम टाइम ज्यादा जाए। मैं 2 मिनट और लूंगा। खारजा पॉलिसी के बड़े असरात होते हैं मुल्क पर। हमने हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी वजीर खारजा की ओर है, वज़ीर आज़म की ओर है, आर्मी चीफ की ओर है, खबरों में और है, इंटरव्यूज में और है। वो क्या है? इंडिया से हमारे ताल्लुकात क्या हैं? कश्मीर की बात हम क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान में हमारी क्या पॉलिसी है? ये मामलात क्योंकि हुकूमतों से आगे होते हैं, ये मामलात मुल्क की पार्लियामान के सामने आने चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं कश्मीर के बारे में, हम क्या सोच रहे हैं हिंदुस्तान के से ताल्लुकात के बारे में, क्या सोच रहे हैं इजराइल से ताल्लुकात के बारे में, हम अफगानिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारी क्या पॉलिसी है। क्योंकि जब भी यहां पूरी दुनिया आती है, चली जाती है, बोझ पाकिस्तान बर्दाश्त करता है। तो खारजा पॉलिसी इसके बारे में क्या है? चाइना और सीपेक पर क्या पॉलिसी है? सीपेक तो बंद पड़ा है, बातें करने से सीपेक नहीं चलेगा। ये वही सीपेक है जिसने 22 महीने में प्रोजेक्ट शुरू करके मुकम्मल करके पाकिस्तान को दिए थे। मैं
आखिर में जो कल की बात, मुल्क की खारजा पॉलिसी हमें फॉरेन मीडिया के इंटरव्यू से पता चलती है, या फॉरेन मीडिया में जो हम आर्टिकल लिखते हैं फॉरेन मीडिया से पता चलती है। अब हम सब फॉरेन अखबार पढ़ने शुरू कर दिए मुल्क के बारे में पता करने के लिए। तो परसों एक बड़ी तशवीशनाक बात सामने आई कि हम ये समझते हैं कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हमें एटमी सलाहियत की जरूरत नहीं है। ये खाम ख्याली छोड़ दें। मेरी ये गुजारिश होगी, ऐसी गैर माकूल बातें, खाम ख्याली, ये बातें करनी ही नहीं चाहिए। सोचना दूर की बात है। ये जो सोच इसके पीछे कार फरमा है, अगर हाउस में बयान कर दें। ये हाउस इसीलिए, मैं इसीलिए कहता हूं, जो मसला मुल्क का हो इस हाउस में आकर बयान कर दें। रात 12 बजे तक चलाते रहे ना। थोड़ी सी तकलीफ हुई है, साहब को बैठना पड़ा है, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। 12 बजे तक हाउस चला लें, मुल्क की खारजा पॉलिसी बता दें। ये आज इस मुल्क के हकायक हैं। अल्लाह ताला उनकी हमारी रहनुमाई फरमाए। थैंक यू जी, थैंक यू जी। जनाब